हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रेखा सिंह। स्वागत करती हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केआर स्टडीज हब पर। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार पढ़ेंगे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका 65th बीपीएससी मेंस के लिए, आपका इंटरव्यू के लिए भी, जो आपका 64th में इंटरव्यू होने जा रहा है, उसके अलावा 66th प्री के लिए। देखिए, एंशियंट और मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ बिहार में पढ़ा चुकी हूँ। आपका प्राचीन बिहार का इतिहास, मध्यकालीन बिहार का इतिहास, और अब है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार। ठीक है। देखिए, बिहार की हिस्ट्री कुछ कुछ सिमिलर ही है इंडिया की हिस्ट्री से, पर जब हम स्टेट स्पेशल या स्टेट पीसीएस एग्जाम देने जाते हैं तब इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उस स्टेट की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी के बारे में हमें जानकारी होना। ठीक है, इसीलिए एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न तीनों ही हिस्ट्री को मैंने कवर कर दिया है। ओके, आपके लिए, ताकि आपको सहूलियत हो जाए। तो बीपीएससी का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे आज हम अच्छे से पढ़ेंगे, जानेंगे पूरा जो हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार के बारे में। ओके, मूव फर्दर। देखिए, जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो कहाँ से शुरू होती है, हम सबको पता है। जो यूरोपियन कंपनीज आना शुरू हुई, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो अंग्रेज थे भारत में आना शुरू हुए, उसके बाद से ही शुरू हो जाता है 17th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। 17th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, उसके आगे से ही। ठीक है। देखिए, बिहार वॉज एन इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर ट्रेड। देखिए, बिहार एंशियंट और मेडाइवल इंडिया से ही प्राचीन और मध्यकालीन भारत में जो ट्रेड का, व्यापार का एक मुख्य केंद्र हुआ करता था बिहार। ठीक है। देखिए, जो भी हिंदी मीडियम के दोस्त हैं, जो भी फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, देखिए फ्रेंड्स, हिंदी में तो मैं नोट्स प्रोवाइड नहीं करा सकती हूँ, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, बट मैं हिंदी में ही बोलती हूँ। अगर आप चाहो तो अपने नोट्स हिंदी में खुद से प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, आई होप यू पीपल कैन अंडरस्टैंड। देखिए, बिहार एक मुख्य केंद्र रहा था थ्रू आउट द एंशिएंट एंड मिडाइवल इंडिया ट्रेड का। ठीक है। द रीजन ऑफ बिहार वाज फेमस फॉर, जो बिहार का जो क्षेत्र था, देखिए पहले बिहार और बंगाल पूरा एक ही था, बाद में इसका विभाजन हुआ है। तो बिहार बंगाल एक ही पार्ट हुआ करता था। तो जो रीजन ऑफ बिहार था, बिहार का जो क्षेत्र था, वो कॉटन टेक्सटाइल के लिए, यहाँ पे कॉटन उगाया जाता था बहुत ज्यादा। सॉल्ट पीटर, देखिए सॉल्ट पीटर को शोरा भी कहते थे, उसके लिए भी बिहार बहुत फेमस था। आपका सॉल्ट पीटर, खज्जी खार भी इसको हिंदी में कहते हैं। सॉल्ट पीटर आपका गन पाउडर के लिए इस्तेमाल होता था, इसे गन पाउडर बनाया जाता था, इसीलिए ये ब्रिटिशर्स की बहुत डिमांड थी और इस क्षेत्र को इन्होंने इसीलिए कैप्चर भी किया था। उसके अलावा इंडिगो, यहाँ पे अच्छी मात्रा में इंडिगो को भी उगाया जाता था, जिसकी यूरोपियन मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड थी। ओके, द ग्रोइंग ट्रेड इंपॉर्टेंस, देखिए जो बढ़ता हुआ जो व्यापार का इंपॉर्टेंस था, उसके अलावा फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। सॉइल यहाँ पे बहुत, मिट्टी बहुत उपजाऊ थी, मृदा बहुत उपजाऊ थी बिहार की, इसीलिए प्लांटेशन के लिए ल्योर द यूरोपियन कंपनीज, इसने यूरोपियन कंपनीज को ल्योर किया इन सारी चीजों ने, टू ओपन देयर फैक्ट्रीज इन बिहार, फैक्ट्री बिहार में अपनी फैक्ट्रीज खोलने के लिए। पुर्तगीज वो द फर्स्ट, देखिए पुर्तगीज पहली यूरोपियन कंपनी थी जो बिहार में एंटर हुई। एस्टेब्लिश देयर फैक्ट्री एट हुगली, इन्होंने हुगली वेस्ट बंगाल में अपनी फैक्ट्री लगाई थी सबसे पहले। ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश फैक्ट्री, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री 1620 में लगाई थी पटना में, एट आलमगंज, आलमगंज जगह है पटना में, वहां इन्होंने फैक्ट्री लगाई थी फॉर द वांट ऑफ सॉल्ट पीटर। देखिए सॉल्ट पीटर, शोरा, शोरा की डिमांड थी यूरोपियन मार्केट में, क्योंकि गन पाउडर बनाने के लिए इस्तेमाल होता था इसका। फायर वर्क, जो भी बारूद से रिलेटेड, जो भी बम पटाखे और ये मतलब आपका बारूद और ये सब बनाने में इस्तेमाल होता था सॉल्ट पीटर का। दैट वाज इन मच डिमांड इन यूरोपियन मार्केट, जिसकी डिमांड थी। ओके, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे फैक्ट्री एस्टेब्लिश की। द डच कंपनी, जो डच कंपनी थी वो 1632 में आई। फैक्ट्री इन्होंने अपनी पटना में लगाई थी, पटना कॉलेज के आसपास का एरिया था, वहां फैक्ट्री लगाई थी। डच वर इंटरेस्टेड, डच मेनली कॉटन टेक्सटाइल में इंटरेस्टेड थे, सॉल्ट पीटर एंड फूड ग्रेन्स, ये फूड ग्रेन्स में भी इंटरेस्टेड थे, क्योंकि अबंडेंट फूड ग्रेन्स भी बिहार में उगाया जाता था। ओके, उसके बाद देखिए इन 1733 में क्या होता है, आपका अलीवर्दी खान, अलीवर्दी खान को अपॉइंट किया जाता है एज अ गवर्नर और सूबेदार ऑफ बिहार, बिहार का गवर्नर चुना जाता है 1733 में अलीवर्दी खान को। लेटर ही कॉन्क्वर्ड बंगाल, उसके बाद ये क्या करते हैं, बंगाल को कॉन्क्वर्ड कर लेते हैं, जीत लेते हैं 1740 में, बाय किलिंग द सरफराज।
सरफराज देखिए आपके बंगाल के नवाब थे, तो ये उनको मार देते हैं और खुद बन जाते हैं बंगाल एंड बिहार दोनों के ही नवाब। अलीवर्दी खान वाज डाइड इन, फिर इनकी मृत्यु हो जाती है 1756 में अलीवर्दी खान की, ठीक है। इन 1757 सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला देखिए इनके ग्रैंड सन थे, मतलब पोते थे अलीवर्दी के ही, अलीवर्दी के पोते सिराजुद्दौला बन जाते हैं नवाब आपके बंगाल के और बिहार के। उसके बाद सिराज सिराज जो थे, देखिए सिराजुद्दौला खुश नहीं थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश कर रही थी उससे ये बहुत नाराज रहते थे और ये कहते थे दीज ईस्ट इंडिया कंपनी पीपल लाइक बी हनी बी, ये मतलब मधुमक्खी की तरह हैं और हमें एक दिन जरूर डंक चुबा देंगे, ये ऐसा कहा करते थे। तो इन्होंने फिर उनकी पॉलिसी से ये खुश नहीं थे, तो एक बैटल हुआ था ब्रिटिशर्स के साथ सिराजुद्दौला का, जिसमें सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा था। और रॉबर्ट क्लाइव, देखिए जो बैटल था रॉबर्ट क्लाइव ने लड़ा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, और इसमें सिराजुद्दौला को मार दिया गया था। इसको बैटल ऑफ प्लासी हम कहकर बुलाते हैं, प्लासी का युद्ध। ये 23 जून 1757 को हुआ था। उसके बाद देखिए मीर जाफर, मीर जाफर को जो कंपनी होती है वो नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल चुनकर लाती है। 1760 में मीर जाफर वॉज रिप्लेस्ड, मीर जाफर को रिप्लेस कर दिया जाता है मीर कासिम के द्वारा। मीर कासिम सन इन लॉ थे, दामाद थे मीर जाफर के ही। मीर कासिम को अब बना दिया जाता है नवाब ऑफ बंगाल। देखिए उस जो मीर कासिम भी फिर उसके बाद अनसेटिस्फाइड हो जाते हैं ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज थी उनके साथ। फिर उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर होता है आपका 22 अक्टूबर 1764 में, वो फॉट बिटवीन, ये जो बैटल ऑफ बक्सर था, बक्सर का जो युद्ध था, बक्सर बिहार में ही है, देखिए बक्सर का जो युद्ध था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो हेक्टर मुनरो थे उन्होंने लड़ा था कंबाइंड आर्मी ऑफ मुगल। देखिए बैटल ऑफ बक्सर में एक तरफ अंग्रेज थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसको लीड कर रहे थे हेक्टर मुनरो, और दूसरी तरफ तीन कंबाइंड आर्मी थी मुगल की आर्मी थी। क्योंकि देखिए मुगल भी अब डिसइंटीग्रेट हो रहे थे, क्योंकि अकबर औरंगजेब के बाद जो लेटर मुगल्स आए थे वो उतने ज्यादा सशक्त नहीं थे, ताकतवर नहीं थे, तो वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेशन हो रहा था मुगल्स का भी। तो उस समय शाह आलम सेकंड रूल करते थे, तो शाह आलम सेकंड, सूजा उद दौला नवाब ऑफ अवध, अवध के जो नवाब थे वो, और मीर कासिम जो बंगाल के नवाब थे, इन तीनों ने मिलकर बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लड़ा था। ईस्ट इंडिया वॉन दिस डिसाइसिव बैटल, अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी ही इस बैटल को जीती थी, ठीक है। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर के युद्ध के बाद मुगल्स एज वेल एज नवाब ऑफ बंगाल, देखिए जो मुगल्स थे और जो नवाब थे बंगाल के, लॉस्ट इफेक्टिव कंट्रोल, उनका जो इफेक्टिव कंट्रोल था देयर टेरिटरीज, बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बांग्लादेश वगैरह के ऊपर, वो उसको खो चुके थे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन सब एरियाज को कैप्चर कर लिया था। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस बैटल, इस जो युद्ध हुआ था इसका परिणाम क्या निकल के आया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर द लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव ने देखिए दो ट्रीटीज साइन की, इलाहाबाद की ट्रीटी जिनको कहा जाता है ट्रीटीज ऑफ इलाहाबाद, एक तो मुगल रूलर शाह आलम सेकंड के साथ 12 अगस्त 1765 को, और दूसरी सूजाउद दौला जो अवध के नवाब थे, ठीक है, उनके साथ 16 अगस्त 1765 को। द कंपनी दस बाय दिस ट्रीटी, इन ट्रीटियों के तहत कंपनी क्या कहती है, मुगल्स वाज रिकॉर्डेड द दीवानी राइट्स टू एडमिनिस्टर, इसके बाद जो कंपनी होती है वो कलेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ रेवेन्यू की जो पावर होती है वो अपने हाथों में ले लेती है, बिहार, बंगाल और उड़ीसा की, ठीक है। मतलब जो भी आय होगा, जो कर होगा, वो सब अब ईस्ट इंडिया कंपनी वसूलेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ डिप्टी गवर्नर, ईस्ट इंडिया कंपनी अब डिप्टी गवर्नर की पोस्ट क्रिएट करती है बिहार और बंगाल को एडमिनिस्टर करने की, वहां का जो शासन है उसको चलाने के लिए डिप्टी गवर्नर की पोस्ट क्रिएट की जाती है। पर देखिए उसके बाद परमानेंट लैंड सेटलमेंट एक्ट, परमानेंट लैंड सेटलमेंट को लेकर आती है आपके ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी मैं डिस्कस कर रही हूँ ना, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम में, जो आपका प्रीलिम्स होता है उसमें इन सबसे फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत सारे बन जाते हैं। अगर मेंस में भी ये सब आपको पता होगा तो आप एक बेहतर आंसर लिख सकते हो।
तो इसीलिए हिस्ट्री ऑफ बिहार बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसका एक रफ आइडिया आपके पास होना चाहिए, इसीलिए मैं ये सब डिस्कस कर रही हूँ। देखिए उसके बाद जो अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ब्रिटिशर्स थे, उनको ज्यादा कर चाहिए था, वो ज्यादा से ज्यादा रिवेन्यू हासिल करना चाहते थे लोगों से। तो वो परमानेंट लैंड सेटलमेंट एक्ट उन्होंने पास किया, जिसको जमींदारी सिस्टम भी कहते थे। 3 सिस्टम थे इसके अंदर। जमींदारी शुरू किया था बंगाल और बिहार में, इसलिए हम उसको डिस्कस करेंगे। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस, हियर इज लॉर्ड कॉर्नवालिस, द परमानेंट लैंड सेटलमेंट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस। सबसे पहले बिहार, बंगाल, उड़ीसा और मद्रास में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। इसके आर्किटेक्ट जो थे वो सर जॉन शोर थे। देखिए ये क्वेश्चन सब प्रीलिम्स में आए हुए हैं, ये ईयर पूछ लेते हैं, किसने इंट्रोड्यूस किया था, कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था, आर्किटेक्ट कौन था, इसका आइडिया किसका था। परमानेंट लैंड सेटलमेंट का आइडिया देखिए सर जॉन शोर का था, और इसको जो इंट्रोड्यूस किया था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। दिस एक्ट डिक्लेयर्ड जमींदारी, इस एक्ट ने जमींदार्स को ओनर डिक्लेयर कर दिया था लैंड का। यहाँ पे एल आएगा, लैंड, जमीन का जो मालिक बना दिया था वो जमींदारों को बना दिया था। देखिए इस तरह से होता था आपका। देखिए सबसे नीचे आपके पीजेंट होते थे, मतलब आपके किसान, किसान खेतों में खेती करेंगे, ठीक है। उसके बाद मिडिल में होते थे आपके जमींदार। जमींदार आपके जो कर है वो किसानों से वसूलेंगे। और फिर सबसे ऊपर होती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और वो कर वसूल के, देखिए वो क्या करते थे, 1/11 पार्ट अपने पास रख लेते थे, और 10th 11 पार्ट रेवेन्यू जो कलेक्ट होता था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते थे। जमींदारों को यहाँ पे खुली छूट थी कि वो जितना चाहे रेंट फिक्स कर सकते हैं, देख करके किसके खेतों में कितना अनाज उग रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने अकॉर्डिंग रेंट फिक्स कर सकते हैं, और उतना ही पैसा किसानों से ले सकते हैं, मतलब ठीक है। तो इससे क्या था, जो अत्याचार था, दमन था ट्राइबल्स का, जो जनजातीय लोग थे, जो किसान थे, उनका बढ़ गया था। जमींदारों ने उनका दमन करना शुरू कर दिया था, ज्यादा से ज्यादा उन पर कर लगाते थे, ज्यादा से ज्यादा कर वसूली होती थी, जिससे जो पीजेंट थे, किसान थे और आपके ट्राइबल्स थे, वो बहुत ज्यादा गरीबी की ओर चले गए। ओके, तो इसका ये डिस इम्पैक्ट था। उसके बाद देखिए मेजर ट्राइबल रिवॉल्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं जो बिहार में हुए थे उस दौरान। देखिए जब जमींदारी सिस्टम आ गया था तो उसने बहुत ज्यादा ऑपरेशन शुरू कर दिया था, लोगों को सताना बहुत बड़े लेवल पे शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान थे। देखिए सबसे पहला जो रिवॉल्ट था बिहार में वो नूनिया रिवॉल्ट हुआ था 1770 में, 1800 तक, बाय शोरा वर्कर। देखिए जो सॉल्ट पीटर, जो खज्जी खार मैंने आपको बताया, सॉल्ट पीटर जो काम करते थे, जो वर्कर्स थे सॉल्ट पीटर के लिए जो काम करते थे, ये उनका आंदोलन था नूनिया रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स फॉर देयर एक्सप्लॉयटेशन। देखिए इन वर्कर्स का बहुत एक्सप्लॉयटेशन करती थी ब्रिटिश सरकार, इसीलिए ये आंदोलन हुआ था नूनिया रिवॉल्ट। देखिए ये सब रिवॉल्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है, पीटी में, बीपीएससी की, कि ये रिवॉल्ट कब हुआ था, ठीक है, इस तरह से पूछ लिया जाता है। मैच द फॉलोइंग आ जाती है। उसके अलावा मेंस में भी आप इन सब रिवॉल्ट को अगर अपने आंसर में लिखोगे, कोई इस तरह का आंसर आ रहा है हिस्ट्री में, तो देखिए आपके नंबर जो है वो बहुत बढ़ सकते हैं। तो इस सब का यही रेलेवेंस है, यही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तमार रिवेलियन, तमार विद्रोह हुआ था 1789 में, 94 तक चला था। चेरो रिवेलियन हुआ था 1800 में, होर रिवेलियन 1820 से 21, खोल रिवेलियन, कोल 1831 से 32, भूमिज, भूमिज रिवॉल्ट हुआ था 1832 से 33, सांथाल, मुंडा। देखिए सांथाल और मुंडा के बारे में मैं अलग से अच्छे से डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, 2 अलग से वीडियोस मैंने इसके ऊपर बनाई हैं। ताना भगत आपका 1913 से 14। देखिए ये 2 इंपॉर्टेंट है, इससे बिहार जो है बीपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछ लेती है। आपका जीएस पेपर 1 का जो सेक्शन 1 है जिसमें हिस्ट्री आती है, उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बाकी ये सब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब प्रीलिम्स वगैरह में आ जाते हैं, ठीक है। अगर आप कहोगे तो मैं इन सब पर भी एक वीडियो बना दूंगी, वैसे इनका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। सांथाल और मुंडा, ताना भगत, ये सब रिवॉल्ट का है जिनको मैं डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। उसके बाद अदर रिवेलियन के बारे में देख लेते हैं। वहावी मूवमेंट देखिए वहां हुआ था 90th सेंचुरी में पटना में। वैसे तो ये पूरे इंडिया में हो रहा था, पर हम बिहार से रिलेटेड पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, तो वहीं की बात करेंगे। तो पटना में इसको स्टार्ट किया था सैयद अहमद
बैरल बीन है, ठीक है। मेन सेंटर्स इसके सितना और पटना थे। इन पटना में ये मूवमेंट फरत अली, मोहम्मद हुसैन, इनायत अली, विलायत अली ने शुरू किया था। मूवमेंट वाज क्रश्ड बाय, देखिए इस मूवमेंट को अंबिका अभियान के थ्रू ब्रिटिशर्स ने क्रश्ड कर दिया था 1863 में, ठीक है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट मूवमेंट था लोटा मूवमेंट। 1856 में ये मूवमेंट हुआ था आपका मुजफ्फरपुर की जेल में, ठीक है। इसका नाम लोटा इसीलिए रखा गया क्योंकि देखिए जो जेल में जो कैदी थे, भारतीय जो कैदी थे, उनको मिट्टी के जो लोटे होते थे जो उनमें पानी दिया जाता था, अगर वो गलती से उनसे टूट जाते थे तो फिर वो उनको नहीं देते थे और उनको कई दिनों तक प्यासा रहना पड़ता था। इसीलिए उनकी डिमांड थी कि उनको मेटल से बने हुए लोटे प्रोवाइड किए जाए जिनसे वो पानी वानी पी सके। तो इसलिए लोटा मूवमेंट हुआ था मुजफ्फरपुर में, बिहार में, जेल में। ये भी कभी कभी प्रीलिम्स में आ जाता है। ओके। उसके बाद देखिए फिर आपका चंपारण से शुरू हो जाता है। आपका चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। इंडिया गांधी का फर्स्ट सत्याग्रह था ये। ये मैंने अलग से कवर करा दिया है एक वीडियो में क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इससे लास्ट ईयर 64th में क्वेश्चन भी आया था। उसके बाद दरभंगा किसान रिवेलियन, दरभंगा के किसानों ने एक विद्रोह किया था 1919 में, फार्मर्स ने, ठीक है। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था ये विद्रोह और अगेंस्ट द राजा ऑफ दरभंगा, दरभंगा के राजा के खिलाफ। लीडर थे इसके विद्यानंद। फिर उसके बाद किसान सभा का फॉर्मेशन होता है 1922 में, एस्टेब्लिश्ड बाय मोहम्मद जुबैर एंड श्री कृष्ण सिंह इन मुंगेर, मुंगेर में इसका गठन होता है, ठीक है। देखिए किसान सभा को भी मैं डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, ये सब क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ तो एक ब्रीफ हिस्ट्री हम जान रहे हैं बिहार की, मॉडर्न मॉडर्न ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ बिहार, ठीक है। उसके बारे में हम यहाँ जान रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे। 1929 में बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन होता है। 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी बनती है, एस्टेब्लिश बाय वर्कर्स, वर्कर्स के लिए और पीजेंट्स के लिए इस पार्टी को बनाया जाता है। इसके जो प्रेसिडेंट थे वो नरेंद्र देव थे और सेक्रेटरी आपके जेपी नारायण थे। 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा का गठन होता है, लखनऊ में इसको बनाया जाता है। ये मैं पूरा पढ़ा चुकी हूँ। स्वामी सहजानंद का जो रोल था किसान सभा के बारे में एक अलग से वीडियो है, नहीं देखा है तो 65th बीपीएससी मेंस की प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, देखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद देखिए आपका होम रूल मूवमेंट हुआ था 1916 में, जिसको एनी बेसेंट और तिलक ने स्टार्ट किया था। पर बिहार में ये मूवमेंट मजूर उल हक ने स्टार्ट किया था पटना में। उसके बाद नॉन कॉपरेशन में अलग से पढ़ा चुकी हूँ एक वीडियो में, 1920 में गांधी ने इसे स्टार्ट किया था। पर बिहार में जो इसको हेड कर रहे थे वो राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है। सदाकत आश्रम का एस्टेब्लिशमेंट मजरूल हक ने किया था पटना में ही। इन्होंने एक मैगजीन यहाँ से स्टार्ट करी थी, मदरलैंड, ठीक है। इसको मैं अलग से कवर करा चुकी हूँ। उसके बाद साइमन कमीशन 1928 में बनता है। बिहार में इसका जो विरोध था वो अनुग्रह नारायण सिंह जी ने किया था, ठीक है। ये सब लीडर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि बिहार में कौन कौन से मेन लीडर्स थे जिन्होंने इन सब जो ब्रिटिश के एक्ट थे, पॉलिसीज थी, कौन से मूवमेंट को किसने लीड किया। हम बिहार के कंटेस्ट में पढ़ रहे हैं तो इसीलिए बिहार की हिस्ट्री के जो मेजर इवेंट्स हैं उनको डिस्कस किया, राइट। उसके बाद आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है 1930 में। बिहार ने देखिए इसको बढ़ चढ़कर सपोर्ट किया था, राइट। सीबीडी को, ड्यूरिंग द सीबीडी के दौरान ही नंगी आंदोलन होता है जो छपरा में हुआ था बाय द प्रिजनर्स ऑफ छपरा। छपरा जेल के जो कैदी थे उन्होंने नंगी आंदोलन किया था। दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द फॉरेन क्लॉथ्स, इन्होंने फॉरेन क्लॉथ्स के खिलाफ ये आंदोलन छेड़ा था और उन्होंने अपने सारे क्लॉथ्स उतार दिए थे जेलों में और कहा था कि हमें स्वदेशी खादी से बने हुए कपड़े चाहिए, वी आर नॉट गोइंग टू यूज द फॉरेन क्लॉथ्स, हम फॉरेन क्लॉथ्स नहीं पहनेंगे। क्विट इंडिया मूवमेंट फिर आपका 1942 में हुआ था जिसमें 7 स्टूडेंट्स मारे गए थे पटना में बाय द ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू आर्थर, उस समय के डीएम थे ब्रिटिशर्स के, ये एक डीएम थे डब्ल्यू सी आर्चर। तो इनके कहने पर 7 स्टूडेंट्स को गोली चला दी गई थी पटना में ही। देव क्योंकि ये जो हमारा तिरंगा था, इंडियन जो फ्लैग था, उसको सेक्रेटरी ऑफिस ऑफ पटना में फहराने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए इनको मार दिया गया था। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट यहाँ भड़का था। देखिए सिविल क्विट इंडिया मूवमेंट को मैं अलग से एक वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, सिविल डिसोबीडियंस को भी कर चुकी हूँ विद स्पेशल रेफरेंस टू द बिहार, बिहार के स्पेशल रेफरेंस के साथ, ठीक है।
इसी मूवमेंट में जेपी नारायण जी ने आजाद दस्ता भी बनाया था। ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ अलग से वीडियो में, ठीक है। तो ये आपकी मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार थी, उसके कुछ मेजर हिस्टोरिकल इवेंट्स थे जिनको हमने जान लिया, लीडर्स के बारे में जान लिया, मेजर ट्राइबल रिवॉल्ट्स के बारे में जान लिया। आई होप आपको हिस्ट्री से रिलेटेड, जो बिहार से रिलेटेड जो मॉडर्न हिस्ट्री है, वो इन ब्रीफ समझ में आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन कहीं आएगा तो आप उसको नहीं मिस करोगे, अच्छे से उसे टिक कर पाओगे और मेंस में भी इन सब पॉइंट्स का इस्तेमाल करोगे अपने आंसर में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर कुछ चीज नहीं समझ में आई है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन भी दबा दीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक किया कीजिए। थैंक यू सो मच।